नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं अंचल शुक्ला। विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी के कलेक्टर हैं। आपके भी मन में होगा, कहते भी हैं आप, अरे कलेक्टर हो गए, कितनी बड़ी चीज होती है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं और तब जाके मिलता है ये मुकाम। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ में हैं 2010 बैच के कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी। मिलिए, ये भोपाल कलेक्टर हैं और अपनी सहजता, सरलता और कार्य के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। आज आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, यहीं से बात शुरू करते हैं कि लोग कहते हैं कलेक्टर, ये है क्या? कलेक्टरी है क्या? आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे लोगों को बोलते थे क्या कलेक्टर हो गए क्या। तो मुझे लग रहा है कि बहुत पुराने समय से, अंग्रेज़ों के ज़माने से कलेक्टर एक हुआ करता था। तो वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो वहीं से ये 1773 से इस इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ था। और शायद लोग उसी रेफरेंस में कहते हैं, लेकिन अभी कलेक्टर बहुत बदल गया है। अब वो डंडा मार के टैक्स वसूलने वाला आदमी नहीं हो गया है। वो आपके यहाँ पे आके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं। तो अब तो नाम जरूर कलेक्टर है, ये तो तय है, नाम कलेक्टर है। अभी साथियों के साथ, जैसे मित्र जैसे हमारे हैं वैसे ही आपके भी होंगे जी। तो कलेक्टर बनने से पहले और अब कलेक्टर बनने के बाद दोस्तों के बीच में किस तरीके का और भौकाल रहता है? देखिए क्या है, जो जिनको कहते हैं ना लंगोटिया यार रहे हैं, जिनके साथ आप बचपन से रहे, उनके बीच तो कोई भौकाल रहता नहीं। वो आपकी औकात अच्छे से जानते रहते हैं तो उनके बीच तो कोई भौकाल नहीं रहता। लेकिन हाँ, जैसे कॉलेज में या कहीं भी दो प्रकार के दोस्त रहते हैं। एक रहते हैं जो आपके क्लोज सर्किल के रहते हैं, और एक रहते हैं जो दूर दूर से आपको देखते हैं। तो जो दूर दूर से देखते हैं वो ज़रूर सोचते हैं कि हाँ कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया होगा, तो वो एक परसेप्शन उनके लिए रहता है। और जो आपके क्लोज सर्किल में रहते हैं उनका ये है कि भाई चलो आपने इधर कैरियर बनाया, हमने इधर कैरियर बनाया, और ज़्यादा कुछ इस पर बात होती नहीं कि आप क्या करते हो, इधर उधर की बात ज्यादा। जब मिलते होंगे ना तो एक वो तो रहता होगा कि ये हमारा मित्र है, पुराना साथ में पढ़ा है। हाँ, ये फीलिंग जरूर रहती है। कोई भी हमें से आगे जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन जब भी हम लोग, जैसे मैं कभी इलाहाबाद, इधर तो कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग हर साल इलाहाबाद जाते थे और वहाँ दाल भात चोखा जो बनता था, तो वो हम अपना किसी मित्र के या कोई जूनियर है किसी के कमरे पे जो उस समय तैयारी कर रहा है वहाँ रुके और वो दाल भात चोखा खाया। आपको भी आता है बनाना कुछ? हाँ, मैं बनाता था। मैं जब बीए में इलाहाबाद से, मैंने ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से बीए किया, तो मैं अपना खाना खुद बनाता था। फिर मैंने पीजी किया, पीजी में भी अपना खाना खुद बनाया। तो फिर 1 साल तैयारी की, तो फिर बाहर से मंगाने लगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं उतना मिलता था। तो मैं दाल भात चोखा रोटी ये सब बना लेता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आप, वहाँ तो मतलब बहुत बमबाजी होती है और एकदम भौकालियों का कॉलेज रहा है वो तो। एकदम बात तो छात्र वहाँ से जिस तरीके से निकले हैं पूरे देश भर में आज। वैसे मतलब बमबाजी वगैरह में मैं रहा नहीं, मतलब थोड़ा सा सीधा टाइप का ही बच्चा था। तो मैं ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था, तो पढ़ाई ठीक ठाक करता था। तो वहाँ जो छात्र नेता थे तो वो उन्होंने मतलब सोचा कि इसको अपनी तरफ मिला लो, तो कुछ जो पढ़ाकू टाइप के लोग रहते हैं वो लोग हमको वोट दे सकते हैं, ऐसा मतलब उन्होंने सोचा होगा। तो उसमें ज़रूर मैंने प्रचार चुनाव में किया, और वो क्या दबी इच्छा ज़रूर थी चुनाव लड़ूं, लेकिन फिर लड़ा नहीं चुनाव। तो इस तरीके से उन लोगों के साथ हम शामिल रहे। तो इलाहाबाद तो निश्चित रूप से भौकाली शहर मानते हैं, और लेकिन वहाँ से ही सब कुछ सीखा। मतलब अगर एक सीरियस नोट में बताएं तो जो ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से सीखा, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सीखा, जो हमने अपने टीचर से सीखा, तो उन लोगों से जो कुछ सीखा उसमें बहुत ही मज़ा आया। मैं एक छोटी सी आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं तरुण शांति सेना का जो है वहाँ पे मेंबर था, और डॉक्टर राम प्रकाश सिंह ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में वो चलाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक मैगज़ीन निकलेगी, वॉल मैगज़ीन कॉलेज में निकलती है, आप जानते होंगे। तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो वो ढूंढ रहे थे इसका संपादक कौन बनेगा। तो कुछ बच्चे थे, कोई दक्षिणपंथी था, कोई वामपंथी था। मुझे ना दक्षिणपंथी था ना वामपंथी था, इतना ज़्यादा समझ नहीं थी। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ के बीए में दाखिला लिया था, तो ज़्यादा ये सब पंथ पता नहीं थे। तो उनका कुछ जैसे भी जम नहीं रहा था सर का, तो मैं गया, तो उनको जो भी मेरे में दिखा उन्होंने मुझे संपादक बना दिया, और पहला अंक मैंने निकाला। तो सर ने बड़ी तारीफ़ करी। आज मैं देखता हूँ तो समझ गया कितना ख़राब अंक मैंने निकाला था, लेकिन उन्होंने उस समय बड़ी तारीफ़ की। तो उन्होंने ढाल के हमारे टीचर्स ने और इलाहाबाद शहर ने बनाया। एक्चुअली जो उसकी गलियों में आप साइकिल चला के घूमते हैं, इधर से उधर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ के कण में ज्ञान है, कण में जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, सब कुछ है वहाँ पे।
तो कह सकते हैं कि इलाहाबाद से ही जो तो कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो प्रेम भी है और यूनिवर्सिटी के पीछे प्रेमियों के मिलने का एक अड्डा भी था। वहां कभी आप आना जाना हुआ? मेरा वो प्रेम मेरे जो को आपके क्या है, भीतर मैं बड़ा जल्दी सब कुछ हुआ, तो इसलिए ज़्यादा मेरे को ऐसा मौका नहीं मिल पाया। मतलब ज़्यादातर इसी सब में लगे रहे कि कभी डिबेट बोल रहे हैं, कभी मैगजीन निकाल रहे हैं, कभी ये काम कर रहे हैं, कभी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आगे कमरे नहीं तो वो अड्डा था ना, वो क्या था? नहीं, अड्डा तो है वहाँ पे, लोग मिलते जुलते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र लोग मिलते थे, लेकिन मेरे को ज़्यादा मौका नहीं मिला कि मैं मिली जुलूँ, तो जल्दी ग्रेजुएशन किया, पीजी किया और फिर सर्विस में आ गया। अच्छा, आप तो इलाहाबाद में आपने मिस्टर इलाहाबाद भी रहे। हाँ। वो किस्सा क्या है, थोड़ा बताइए, उसमें बड़ा रोचक है आपका। अरे वो क्या है कि मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो NCZCC में जो है 3-4 लोग मिलके मिस्टर इंडियन पर्सनालिटी और मिस इंडियन पर्सनालिटी का कंटेस्ट करा रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने भी वहाँ अपना नाम लिखा दिया, मुझे क्या पता इसमें क्या ही होना है, तो मैंने भी अपना नाम लिखा दिया। फिर जब बाद में मैं वहाँ पार्टिसिपेट करने गया तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण और वो है नहीं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तो बेचारे जो सब वहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे थे, उन्होंने मेरे को ढांढस दिया कि आप रुको, आप कर लेना, कैट वॉक कर लेना। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप बताओ कोई म्यूज़िक गाना आना लाए हो, किस पे करोगे? तो मेरे को कोई दूर तक सरोकार कैट वॉक और म्यूज़िक गाने से नहीं था। तो बोले अगर कुछ तो बता दो। तो मैंने बता दिया भाई ये चला दो, रंग भर से भीगे चुनर वाली। तो बोले ठीक है साहब, इसी पे चल देना। तो जब मैं उस पर चला तो फिर भारी हुटिंग और सब कुछ हुआ, बट फाइनली फिर मेरे को मंच मतलब माइक मिल गया। तो मैं माइक का शेर था, तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ किया जा सकता है। फिर बहुत ही लंबी वो घटना है, कभी इतना इंटरव्यू में कैसे बताया जाए, बट फिर उसमें फिर भारी क्वेश्चन आंसर हुए और फिर NCZCC फुल हो गया और फिर मैं मिस्टर पर्सनालिटी बना और मुझे वहाँ पे अवार्ड मिला। तो ये मैं मतलब ये है कि आपके अगर आप चाह लो और आपका दिन ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हो। उस दिन मैंने ये समझ लिया, मेरे अंदर कोई भी अच्छी पर्सनालिटी की अच्छा दिखने, मिस्टर पर्सनालिटी जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो अवार्ड भी मुझे मिल गया। फिल्में देखते थे आप? फिल्मों का शौक था? फिल्में कभी देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते थे, लेकिन हाँ अगर कोई फेमस फिल्म है तो मित्रों के साथ जाके देखते थे। कोई ऐसा एक्टर जिसको आप देखना पसंद करते हैं या उसको आपको ठीक लगता है? यस, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको हमें अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आप अमिताभ जी की देखें तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा नसीरुद्दीन साहब भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। तो ऐसे जितने लीजेंड्स हैं NSD के, हम पढ़ते रहते थे उनके बारे में। और विविध भारती आती थी, तो विविध भारती में इंटरव्यू बहुत एक्टर्स के और सब लोगों के दिखाते रहते थे, तो वो ज़रूर मैं सुनता रहता था। जैसे गंगा जल मूवी है, उसको हमने कई बार देखा होगा, कई बार देखा है। देख के मतलब थोड़ा अजय देवगन की, तो वो लगता है कि बहुत ही, तो ऐसे डिफरेंट ऐसा नहीं है कि केवल एक वैरायटी की मूवी पसंद हो, और अभी भी उतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी लगभग सारी मूवी देख लेते हैं, लगभग सारी देख लेते हैं। नहीं तो फिल्मों में जाने का शौक था कभी ऐसा कि ये था कि कलेक्टर ही बनना है? सही बताइए। नहीं देखिए क्या है कि फिल्म में एक्टिंग तो नहीं कर सकते थे, लेकिन लिखने का शौक है कि भाई अभी भी है मन में, हो सकता है कभी ये इच्छा पूरी हो जाए कि स्क्रिप्ट राइटर बन जाएं, कुछ अच्छा लिखें, ऐसी इच्छा है। लेकिन अभी कुछ टाई अप हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जरूर मैं लिख के कुछ रखे रहता हूँ। तो ये तो नहीं था कि कोई एक्टर बन जाएंगे, ऐसा तो कभी सोचा नहीं, वैसी पर्सनालिटी भी नहीं थी, लेकिन हाँ ये कंट्रीब्यूट करने की जरूर इच्छा थी मन में। साहित्य का शौक है, पढ़ने का शौक है आपका। अब थोड़ा सा इलाहाबाद से निकल के व्यक्तिगत जीवन में आते हैं। शिक्षक आपके जीवन में किंग मेकर की भूमिका में रहे जी। चाहे वो शिक्षक रहे जिनने पहली क्लास में आपकी कॉपी फाड़ दी थी, और चाहे फिर आप जिसको हमेशा याद करते हैं ललित जोशी सर, रंजना मैडम, ये सब थोड़ा सा उस किस्से को जरूर। क्या है मतलब बचपन में तो आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बचपन में भी शिक्षकों ने मेरे को बहुत ज़्यादा पुश किया, बताया, तो मैं इलाहाबाद तक पहुंच गया। अदरवाइज सपने उन्हीं लोगों ने दिखाए। मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ था। निश्चित रूप से घर परिवार के लोग तो सपने दिखाते हैं और शिक्षक लोग भी इसमें योगदान करते हैं। फिर जब मैं इलाहाबाद में आया तो नहीं तो कॉपी क्यों फाड़ दी? अच्छा, वो कॉपी फाड़ने वाला इंसिडेंट में बोले, अरे वो क्या है, वो मैं बताऊँ। मैं कक्षा 2 में था, कक्षा 2 में था, तो मेरे को पहले मैं असेंबली ऑफ गॉड में पढ़ता था इंग्लिश मीडियम में। फिर उसके बाद जो ताऊ जी थे हमारे, वो उन्होंने सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ाना शुरू किया। तो वहीं सब बच्चों का, मैं उन्हीं के पास हरदोई में रहता था, गांव से सब बच्चों को इकट्ठा कर दिया गया था। महेशपुर गांव है? हाँ महेशपुर, तो वहीं से 11 किलोमीटर है, तो वहाँ सबको वो एक जगह रह के उस स्कूल में दाखिला करा लिया गया।
और उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब कुछ अंदाज ही नहीं लगता था कि क्या लिखा जा रहा है, मतलब मान लो सबसे ही कमज़ोर बच्चा रहा था मैं। फिर जब वो 1-2 महीने में एग्ज़ाम होता है तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, भगवान जाने मैंने क्या लिखा, कौन सी अब उतना एग्जैक्ट, बस वो कॉपी फाड़ दी, देखो इन्होंने क्या लिखा है। तो मेरे को लगा यार ये तो भारी बेइज्जती की बात है। तो मतलब फिर उसके बाद कुछ फिर उसके बाद मैं फिर अच्छा हो गया, मतलब फिर भारी पढ़ाई करी। कॉपी फाड़ने वाले शिक्षक से भी आपकी बात होती है बनने के बाद? मिले कभी आप दोबारा? नहीं, मेरी दोबारा मुलाकात नहीं, नाम पता है बट मैं बताऊंगा नहीं आपको, नाम बताना ठीक नहीं। तो फिर बट उसके बाद में मेरे को जो है बड़ा वो अंदर से ये हो गया कि नहीं कुछ करना है यार, ये ऐसे कॉपी वॉपी नहीं फट सकती। तो फिर उसके बाद मैं फिर अच्छा हो गया, मतलब उसी समय से। और ये तो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी कई टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद करी, मतलब पढ़ाने में करने में। जैसे मैं इलाहाबाद जब ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में था तो मैं आर्ट्स से पढ़ता था, मतलब हमारा जो है मेडिवल हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, इंग्लिश लिटरेचर था। और सब्जेक्ट भी मैंने कैसे लिए थे ये मैं आपको बताऊं कि वो क्या है, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से था। मेरे सारे जो मित्र लोग थे उन्होंने IIT और इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का किया, मेरे को आर्ट्स पढ़नी थी। तो मैं इलाहाबाद में आ गया, जैसे भी दाखिला हो गया, जब सब्जेक्ट भरना था तो घर में बताया गया तो भाई इंग्लिश ले लेना, तो एक तो इंग्लिश लिटरेचर ले लिया। अब उसके बाद समझ में नहीं आया, आर्ट्स में ज़्यादा कुछ एक्सपोजर नहीं, कौन सा कॉम्बिनेशन भरा जाए। तो मेरे यहाँ पे जब मैं ननिहाल जाता था एक पंडित जी आते थे, तो हमेशा पूछते रहते अकबर कब पैदा हुआ बताओ। अब मेरे को पता ही नहीं अकबर कब पैदा हुआ। मैंने वो करके उनको कि भाई ये अकबर कब पैदा हुआ ये मैंने पूछा, अकबर किस में पढ़ाया जाएगा। तो फिर जब उन्होंने बताया कि ये मेडिवल हिस्ट्री, तो मैंने लिख दिया मेडिवल हिस्ट्री। फिर मेरे को मन में लगा यार कि ये पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, नेतागिरी ये सब किस में होता है। तो ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन लिया। तो इस तरीके से मेरा जो मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर का कॉम्बिनेशन आया। फिर देन आफ्टर जो है जब हमने वहाँ पे पढ़ाई शुरू करी, वो सब किया, तो हमारे मैथ्स के टीचर थे डॉक्टर RP सिंह। तो वो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड किया कि आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर में जाए, ऐसे करके। तो ऐसे टीचर्स की बहुत भूमिका रही। कलेक्ट्री पे आते हैं फिर से। एक सवाल और मेरे मन में है, JNU और DU में भी आप पढ़ना चाह रहे थे, ये सपना रहा? एकदम। मैंने ग्रेजुएशन के बाद DU का एंट्रेंस दिया, उसमें हुआ ही नहीं मेरा। और उसमें एक सवाल आया और फिर मेरा हुआ नहीं। JNU में मैं देना चाह रहा था हिस्ट्री से, उसमें डाल नहीं पाया। IR से मैंने फॉर्म डाला, उसमें भी नहीं हुआ। तो ना तो DU में दाखिला हुआ, ना तो JNU में दाखिला हुआ। फिर एंड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फाइनली मेरा दाखिला हुआ, बट वो अच्छा ही था। अच्छा, आप कलेक्टर बने, कलेक्टर बनने के बाद घर वालों की किस तरीके से, पिताजी मतलब कि कलेक्टर के पिताजी या ससुराल जाते हैं जब आप, तो वो कलेक्टरी वाला भौकाल क्या? देखिए क्या है, घर में ऐसा कोई भौकाल होता नहीं है। आप भी इतने बड़े अगर यहाँ पे चैनल पे बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, घर में तो किसी की कोई ज़्यादा औकात नहीं होती। लेकिन ये निश्चित रूप से एक फादर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है कि उन्होंने जिस मेहनत के साथ अपने बच्चे को पढ़ाया होगा, अपने बच्चे को बताया होगा और सपने देखे होंगे, तो वो पूरे होते हैं। तो निश्चित रूप से किसी भी फादर के लिए सीना चौड़ा हो जाने वाली बात है। और निश्चित रूप से हमारे फादर को मेरे पे गर्व हुआ होगा, होता ही है, मतलब ऐसा उन्होंने बताया नहीं कि मुझे आप पे बहुत गर्व है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से उनको गर्व होगा। और फिर उससे भी बड़ी बात, हमारी पूरी फैमिली, मेरे बाद में मेरा भाई और फिर बहन, सभी लोग अच्छी जगह निकल गए। तो एक ये पिता के लिए संतुष्टि की बात रहती है। बाकी अगर आप कहीं अपने ससुराल जाते हैं या वहाँ जाते हैं तो ऐसा कोई भौकाल तो नहीं रहता। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग आपसे जुड़े रहते हैं उनसे आपकी उम्मीदें रहती हैं। और ये ऐसी नौकरी है कि जो समाज में एक्सेसिबिलिटी आपको देती है, हर जगह एक्सेसिबिलिटी देती है कि आप कहीं संपर्क कर सकते हैं, जा सकते हैं, एक पहचान देती है। और अगर आप थोड़ा अच्छा काम करते हैं, थोड़ा नाम हो जाता है तो ठीक। तो हम जैसे भी आपने कहा कि आप पत्रकार हैं, इतना बड़ा इंटरव्यू, तो घर में तो ऐसा ही रहता है, कोई पत्रकारिता नहीं चलती, मेरी तो नहीं चलती। हाँ, तो फिर किसी की तो कलेक्टरी घर में चलती है, 1% मंत्रालय 1% भी नहीं चलती, 1% भी नहीं चलती। वहाँ तो भूल के कैसे, मतलब जैसा सभी की वैसी भीगी बिल्ली हालत रहती है। तो इतनी व्यस्तता रहती है, जैसे सब परिवार को समय देना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से आप मध्य प्रदेश की राजधानी के DM हैं, तो ऐसे में कैसे फिर बात घर में, ऐसा होता है कभी नाराजगी हो जाती हो, कभी कुछ होता है या सपोर्ट मिलता है? नहीं, क्या है, वैसे तो घर में अब आप देखते हैं, हम बिना, अगर घर में आपके सपोर्ट नहीं है तो आप बाहर काम कैसे करेंगे, तो सपोर्ट रहता है। बट कभी कभी क्या होता है, मैं घटना बताऊं, जैसे सामने
से मान लो पत्नी या बच्चे कुछ बोल रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और उन्होंने बोला और आपने कहा हाँ 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 और कोई अच्छा बताओ मैंने क्या बोला और तब आपने नहीं बताया मैंने क्या बोला, तो फिर भारी दिक्कत रहती है। तो कम से कम यही बस इशू है कि पता चला आपके दिमाग में है या आप कभी बात कर रहे हैं तो पता चला 10 मिनट की बात में 5 बार फोन बज रहा है, हर बार बात ब्रेक हो रही है, तो ऐसा रहता है। बट निश्चित रूप से व्यस्तता रहती है और कभी कभी ऐसा भी कोई दिन रहता है कि नहीं भी व्यस्तता है तो आप टाइम दे लेते हैं। बट ये चैलेंज है। बच्चों के साथ कैसे रहता है, कलेक्टर पिता को कैसे देखते हैं बच्चे और आप कैसे उनके साथ, मतलब जैसे क्या है, मेरी डॉटर है तो उसको तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि वो सिविल सर्विसेज में और कलेक्टर, इसमें मेरी डॉटर है वो थोड़ा लिखने पढ़ने वाली है, उसने बुक लिखती रहती पढ़ती रहती, तो उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ उसकी पढ़ाई लिखाई पे बात होती रहती है, अपना जैसे भी करके है कहाँ जाना है। जो छोटा बेटा है उसको भारी इंटरेस्ट है कि उसको भी कलेक्टर बनना है और ऐसे गाड़ी हो और ये उसको थोड़ी सी इंटरेस्ट है। तो दोनों हमारे बच्चे अलग अलग टेम्पर के हैं। वो एक तो अब आगे कौन कहाँ जाएगा। आज जन्मदिवस भी है बिटिया का। हाँ आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से भी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो क्या है, दोनों बच्चों का अलग अलग सोचने और समझने का नज़रिया है। बट बेसिकली ऐसा वो नहीं रहता फॉर्म, मतलब अच्छे हम लोग एंजॉय करते हैं, कभी खेलते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा समय नहीं मिलता है बच्चों को, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की बात होती है। बट एक लिमिट, ज़्यादातर मदर ही अपना टाइम देती हैं बच्चों। आप भी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे आप संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे, तो आपको भी लगता होगा कि काहे के लिए कलेक्टर ही घर पे हावी हो, एकदम बच्चे सब सामान्य रहें, डाउन टू अर्थ रहें, सब चीज़ों को समझें और समझें इस संघर्ष में या इस स्थिति में पहुंचने में कितना क्या करना पड़ता है। नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि क्या है, आप कन्फाइंड हो जाते हैं एक जगह पे, मतलब ज़्यादा कहीं पे आप जा नहीं पाते हैं, एक जगह पे कन्फाइंड हो जाते हैं। तो फिर उसमें एक इशू ये रहता है कि आप बच्चों को कैसे समझाते बुझाते रहें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हम लोग मतलब बच्चों में कोशिश करते हैं, उनको बताते रहते हैं, अपने संघर्ष भी बताते रहते हैं, दुनिया के बारे में भी बताते रहते हैं, ताकि बच्चों का दिमाग ज़्यादा उड़े नहीं। तो सर, आप कई जिलों के कलेक्टर रहे हैं, किन किन जिलों में आपने कलेक्टरी करी और कौन सा सबसे चुनौतीपूर्ण रहा? कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जो आपको देखिए क्या है, मैं नीमच में था और जब ये आपका किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद मैं गया था नीमच में, और उसके बाद मैं विदिशा में रहा, उसके बाद ग्वालियर में रहा और अभी भोपाल में है। बीच में मैं एमडी टूरिज़्म रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी का एडिशनल सेक्रेटरी भी 2 महीने रहा। तो जो मैंने फील किया, सामान्यतः जिलों में तो थोड़ा प्रेशर रहता है, नीमच में तो गोलीबारी हुई थी बहुत, उसके बाद ही मैं गया था। बट वो ठीक से हैंडल हो गया। बट ग्वालियर में निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के बहुत सारे चैलेंज आए और एक नहीं, उस पे तो अगर मैं आपको इंसिडेंट्स और उसको कैसे निपटे वो बताएंगे तो बहुत सारा आपको, मतलब इतना बहुत सारा हमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक ये अग्निवीर का आंदोलन हुआ था, जिसको 1-2 घंटे में हम लोगों ने टैकल किया था। तो वो बहुत, क्योंकि क्या है, उसमें कोई लीडर नहीं था। मतलब आपको वो आंदोलन टैकल करना आसान होता है जिसमें कोई लीडर होता है। भीड़ थी सर, भीड़, और वो कौन कहाँ जाएगा कैसे, पूरे शहर में लोग बिखरे हुए थे। तो उस दिन थोड़ा सा भय लगा। रेलवे स्टेशन के सामने हम लोग 40-50 लोग थे, मतलब पटरी पे, और सामने कम से कम 1000-2000 लोग थे और सबके हाथ में पत्थर थे। तो लगा कि आज थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बट कुछ ऊपर वाले की कृपा थी, कुछ हम लोगों का, एसपी साहब का, हमारा कुछ दिमाग काम कर गया, तो फिर हम लोगों ने उसको टैकल किया। तो वो रियली दैट वाज डिफिकल्ट सिचुएशन। आप जिस तरीके से लोगों को सुनते हैं, मैंने कई बार जब आपके दफ्तर में मैं गया तो मैंने देखा कि आप लोगों को बहुत निष्ठा से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उसका निराकरण उनके कामों का करते हैं। एक बड़ा काम किया था आपने इंदौर, ग्वालियर में रहते हुए, दिव्यांगों को राशन देने की योजना बनाई थी। उसके लिए आपको मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नरसिंहपुर का वो ODF घोषित करने वाला जिला जो था, बड़ा अधिकारियों ने कह दिया था कि नहीं हो पाएगा इतने कम समय में। ये सब तरीके के काम करने की प्रेरणा कहाँ से आती है आप में? देखिए क्या है, जब भी कोई भी, मुझे लगता है, सिविल सर्विसेज में आता है, नौकरी में आता है, तो ऐसा वो सोच के केवल नहीं आ सकता। एक पहलू तो रहता ही है कि भाई थोड़ा सा हमारा समाज में स्थान बनेगा, बट उसके मन में एक भावना रहती है कि वो कुछ कर दे। अब वो अलग बात है कि हम कितना कर पाएँ कितना ना कर पाएँ, बट एक भावना रहती है। तो उसी भावना से एक जो, जिसको कहते हैं किक, एक रहता है कि नहीं कुछ कर देना है। तो अगर कोई चैलेंज थ्रो करता है तो उसको पकड़ने की कोशिश होती है। उसी कोशिश में बात में मैंने वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ था और उसमें ये चल रहा था कौन कौन करेगा, तो मैंने लिख दिया चावर पाठा मैं कर दूंगा ऑडियो।
तो फिर किसी ने कमेंट कर दिया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, किसी ने कमेंट कर दिया, अरे आपने उसकी देखा है कितना बड़ा है और क्या है कैसे है। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है, मैंने भी सेखी बघार दी कि मुझे पता है, जबकि वो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा ब्लॉक नरसिंहपुर का था और बहुत ही रूरल था। तो मैंने भी सेखी बघार दी, मुझे पता है मैं कर दूंगा 2 अक्टूबर तक, जैसे ही 1 साल स्वच्छ भारत मिशन के। तो फिर उन्होंने बोला कर देंगे, आपको पता है वहाँ कितने टॉयलेट हैं, कितने नहीं हैं, कितने बनने हैं, क्या है। तो मैंने हाँ जो बोल दिया वो बोल दिया, समझ लो हो गया, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैंने तो सेखी भगार दी, तो फिर मेरे को टास्क मिल गया। लेकिन उसके बाद तो समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गई भाई। लेकिन अब ठीक है, फिर हम लोगों ने उस पर लगे और फिर वो हो गया, मतलब दैट इज गुड। वो पहला ब्लॉक हुआ मध्य प्रदेश का ओडीएफ। भोपाल में किस तरीके के चैलेंज है? यहाँ तो मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं, सारे लोग हैं, किस तरीके का चैलेंज है? राजनीतिक दबाव भी किसी तरीके का रहता है? देखिए क्या है, भोपाल की डायनेमिक्स और जिलों से थोड़ी अलग है। यहाँ पे एक तो आपको परफॉर्मेंस चैलेंज है, क्योंकि जरा भी कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपके पास तुरंत खबर चलाने के लिए आ जाती होगी। तो आपको रिएक्शन टाइम नहीं, मतलब जैसे दूसरे जिलों में जब तक वो फ्लैश करता है, यू हैव द रिएक्शन टाइम कि आप थोड़ा सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत क्विक और करना होता है। तो पहला तो ये चैलेंज है। दूसरा आपको अपडेट रहना है, अपडेटेड रहना है, क्योंकि क्या है कि कब फोन आ गया आपसे पूछा जाएगा और आपने कह दिया मेरे को नहीं पता, तो ये तो फिर थोड़ा अच्छी बात नहीं है ना। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा टाइम का चैलेंज है कि आपको जल्दी जल्दी सब चीज़ें करानी रहती हैं। लेकिन इसके प्लस भी हैं कि आपको सपोर्ट ज़्यादा है, मतलब अगर कोई इशू है तो आप 4 लोगों से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा वल्लभ भवन में सीनियर ऑफिसर्स से, यहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो उनसे भी, माननीय प्रभारी मंत्री, सब लोग यहीं पे हैं। तो ये थोड़ा सपोर्ट भी है और थोड़ा चैलेंज भी है, और एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही है। दूसरी कक्षा में आपकी शिक्षक ने कॉपी फाड़ दी और वो बच्चा आज कलेक्टर है, और भी वो बच्चे जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, तो ये हौसले की उड़ान के लिए उनको कुछ आप हाँ, ये मतलब आपने बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे मन का सवाल पूछा। मैं अपने सुनने वालों को ये जरूर बताना चाहूँगा, कोई भी आदमी पढ़ने में तेज या पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई देखा नहीं कि जिसने डिसाइड करके चीज़ों को फॉलो किया और वो फेल हो गया। मतलब मेरे साथ जितने लोग पढ़ते थे, कम ज़्यादा इधर उधर, जो जहाँ चाहता था ऑलमोस्ट सब लोग हो गए 100%। तो अगर किसी के दिमाग में है कि वो फलाना पढ़ने में बहुत तेज़ था वही आगे जाएगा, हम तो कमज़ोर हैं तो कैसे जाएंगे, या वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है तो वो आगे जाएगा, और तो कमज़ोर स्कूल में है तो कैसे जाएंगे, उसके पास बहुत सुविधाएँ हैं तो जाए, सुविधाओं से तो और। मैं छोटी सी आपको बात बताऊँ कि जैसे अगर मान लो आपके पास अभाव है, उतने अभाव का मतलब आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उससे जो आप अनुभव लेते हैं, उससे जिनके पास बहुत रिसोर्स हैं उनको जो अनुभव है उससे आपका अनुभव कहीं ज़्यादा ब्रॉडर है। कम से कम भारत जैसे देश में ऐसे अनुभव की बहुत ज़्यादा कद्र है, और ऐसे मतलब आप पिछड़ते नहीं, आप उस अनुभव का प्रयोग करके और लाइफ में आगे जा सकते हैं। सपोज आपको जीवन में सब कुछ पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, आपने उसका एक सोल्यूशन क्रिएट किया। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, स्टार्टअप में तो हाथों हाथ लिया जाएगा। जिसको पता ही नहीं है वो कहाँ से, अगर मान लो कोई स्पून फीडिंग में है, उसको पता ही नहीं, वो सोल्यूशन कहाँ से क्रिएट करेगा जब तक प्रॉब्लम नहीं पता है। तो इसलिए अभाव, संसाधनों की कमी, ये किसी तरीके से रोड़ा नहीं है अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है। दूसरी चीज अगर आप कमज़ोर फील करते हैं, कुछ करते हैं, वो भी 1 साल की पढ़ाई है किसी भी चीज़ में। 1 साल आपने अच्छा करके मेहनत करके पढ़ा तो समझ लो मेकअप हो गया, तो वो भी कोई बात नहीं है। तो फिर सवाल है बात क्या है, अंतर क्या डालता है? अंतर ये डालता है जो हम प्लान करते हैं, जो सोचते हैं, सबसे पहले आप सोच लीजिए, फिर उसको हम उतारने में कहीं न कहीं आलस कर जाते हैं और अपनी कमजोरी को फिर दूसरे पे कहते हैं कि भाई उसको ऐसा था वैसा था। तो मैं ये बताऊं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मैं जानता हूँ जो लोग बहुत, आप स्वयं भी, मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, तो हम जानते हैं कि जो अच्छी जगहों पे हैं, हर चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कहीं भी हो, बहुत सारी फील्ड्स में हैं। हमारे तो सारे मित्र लगभग सब सरकारी स्कूलों के हमारे एरा के पढ़े हुए हैं। तो वो किसी भी तरीके से ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले सोचना, सपने देखना, फिर दूसरा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेहनत करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कभी हार न मानना। अगर आपने हार नहीं मानी ना, तो आप ये मान लो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, सक्सेस तो मिलनी है। तो ये जो 3 चीज ठान ले तो फिर फेल नहीं हो सकता आदमी।
फिर फेल नहीं हो सकता। तो ये आप भी कोटेशन से कई बार प्रेरित होते रहे, दुष्यंत कुमार को भी आपने पढ़ा, आपकी दीवारों पर भी वो कोटेशन चिपके होते थे, और जब भी आपको असफलता मिलती थी तो आपने उसको सफलता का एक रास्ता बनाया। उस तरीके का मैंने राम की शक्ति पूजा जो है ना, उसके बहुत सारे कविताएं अपनी दीवार पे चिपका रखी थी। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरवंग भाव विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिकर रुधिर स्राव में पढ़ता था कि भगवान श्री राम के मुट्ठियां बंधी हुई हैं, खून बह रहा है और वो बाण चला रहे रावण के सामने, ऐसी स्थिति में है, और उसके बावजूद भी जो है उनको वरदान मिलता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन का महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो मतलब उनको वो मौलिक रूप से वरदान भी मिला कि आप जीत जाएंगे अपनी इच्छा शक्ति। बहुत अच्छी कविता है, अगर कोई पढ़ेगा तो वो कोटेशन प्रेरणा देते हैं। मैं एक बार एक जगह एग्ज़ाम देने गया, तो यूजीसी का दे रहा था एग्ज़ाम, तो उसमें जैसे ही मैं घुसा तो उस पर लिखा था कि जीतने वाले कभी भागते नहीं और भागने वाले कभी जीतते नहीं। अरे क्या कोटेशन लिखा हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे इसको ओमेन मानता हूँ। हमने कहा बड़ा अच्छा शगुन हुआ है मेरा तो, और उसमें मेरे बहुत ही ज़्यादा नंबर आए, तो मतलब अच्छा है, मतलब लोग ले सकते हैं, सबको अलग अलग। असफलताओं से हमेशा सीखें, कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, और उसके लिए लगातार लगे रहना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात कही, कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये पंक्तियां कलेक्टर साहब का भी हमेशा से प्रेरणा रही हैं और उनका हौसला अफजाई करती रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि हौसला नहीं हारना चाहिए, आप असफल तभी होते हैं जब आप हार मान लेते हैं, स्वयं से हार मान लेते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए आप सपने देखिए, उसके लिए टारगेट करिए, गोल सेट करिए और लगे रहिए, तो जीत निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भोपाल कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह जी ने, जिनके बहुत सारे अनछुए पहलुओं से हम रूबरू हुए, हमने उनके बारे में जाना, कलेक्टरी क्या होती है, कैसी होती है, और इस कलेक्टरी का असर घर से लेकर रिश्तेदारी तक, परिवार तक, दोस्तों तक कैसा है, ये सब भी उन्होंने हमसे साझा किया। अगली बार किसी नए मेहमान के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।